सामाजिक विज्ञान के कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 2 इसके तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है दिल्ली के सुल्तान, द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, भाग 3। कल हमने इसके दूसरे भाग का अध्ययन किया था, जिसमें हमने गैरिसन शहर, भीतरी प्रदेश, बाहरी प्रदेश, मस्जिदें, किबला इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा। हमने अलग अलग शासनकाल के दौरान उनके द्वारा बनाई गई अलग अलग मस्जिदों के विवरण भी हमने पढ़े। हमने कुव्वत इस्लाम, जामा मस्जिद इत्यादि मस्जिदों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आज हम तीसरे भाग में हम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था और समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। Dear children, in the earlier second part of this lesson, we had learnt about garrison city, hinterland and outlying region. We had also learnt about mosque, Qibla. In today's session, we shall be learning about the administration and consolidation of Sultanate during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq period. So now let us begin. खलजी और तुगलक वंश प्रशासन, खलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दिल्ली के आरंभिक सुल्तानों ने सूबेदारों और ज़मींदारों के स्थान पर अपने विश्वास पात्र गुलामों को सूबेदार की हैसियत के तौर पर नियुक्त किया। इन गुलामों को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता था। यानी सल्तनत शासन के दौरान इन गुलामों को खरीदकर उनको विशेष प्रकार से प्रशिक्षित करके उनको साम्राज्य के प्रशासन में उनका सहयोग लिया जाता था। मोहम्मद घौरी के शासनकाल के दौरान भी कुतुबुद्दीन ऐबक नामक एक गुलाम का सहयोग लेकर ही उन्होंने भारत की कई मुहिमें जीती। तो ये गुलाम को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवाओं के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर काम करने के लिए सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण दिया जाता था। खिलजी और तुगलक के शासकों ने बंदगाहों के साथ साथ अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पद जैसे सेनापति और सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, ये निम्न वर्ग के लोग मतलब हमारे भारत में व्याप्त जातीय प्रथा जैसा पर्याय नहीं है। यहाँ पे निम्न वर्ग मतलब भारतीय राजपूत, भारतीय शासक और दूसरा अफगानी लोग, ईरानी लोग, इनको निम्न वर्ग के लोगों के तौर पर उन्होंने संबोधित किया है। Khilji dynasty and Tughlaq dynasty's administration. The earlier sultans of Delhi replaced their trusted slaves as subedar in place of the subedars and zamindars. These slaves were called bandagas in Persian language. These were purchased for military services. They were carefully trained to serve in important position in the state. Remember, Muhammad Ghori has also borrowed a slave called Kutubuddin Aibak, and through their contribution, they won several wars, several battles in India. And after that, he made this Kutubuddin Aibak the Subedars of Delhi. The rulers of Khilji and Tughlaq, along with Bandagas, adopted the lower class people dependent upon them, but also appointed them upon political posts, higher political posts such as commanders and subedars. खलजी और तुगलक वंश। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए शासकों के सिंहासन पर बैठते ही पुराने सरदारों के मध्य टकराहट शुरू होती थी। सुल्तानों के द्वारा निचले तबकों के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी
की गई। यानी जैसे ही राज शासक बदल जाता था वैसे ही वो अपना पूरा मंत्रिमंडल बदल देता था, क्योंकि मंत्रिमंडल में वो केवल उनके प्रति वफादार और विश्वास पात्र मंत्रियों को ही रखता था, और इस तरह से वो दूसरे मंत्रियों पर सहसा से उन्हें विश्वास नहीं होता, व्यक्तियों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल देता था। इस प्रकार दरबार में पुराने मंत्री और नए मंत्रियों के बीच में हमेशा टकराव की स्थिति होती थी, कई बार शासकों की हत्याएं भी की जाती थी। Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their hire, because the sultans used to hire only the loyal minister upon whom they can rely on. That's why on the accession they used to replace the complete cabinet of ministry, and they choose carefully each ministry after testing his loyalty, and thus the accession of new monarch often saw the conflict between old and new nobility. The authors of Persian Tawarikh criticized Delhi sultans for appointing the low and base born to high offices. Here, what do you mean by low and base born? Low and base born peoples are referred as the Indian natives, Indian princes whom they have defeated in several wars, the Rajputs who have assisted them in their battles, Iranian and Afghanis people. These peoples were termed as a low and base born people. So the Persian people do not like the what do you say, the attitude of the sultans in appointing them in the ministry, in giving them, in offering them to a higher post in the administration. So that's why they used to criticize the sultans. इक्ता, इक्तदार अथवा मुक्ति, सेना नायकों को उनके ओहदों के हिसाब से अलग अलग आकार के इलाके दिए जाते थे, क्योंकि उस वक्त वेतन का तो उस वक्त मुद्रा का चलन नहीं था, तो वेतन उन्हें अपने अधिकारियों को किस प्रकार से दिया जाता था। एक ज़मीन दे दी जाती थी, एक बहुत सारा प्रदेश दे दिया जाता था जनसंख्या के साथ, और वहाँ पर उत्पन्न होने वाला जो भी राजस्व होगा उसका कुछ प्रतिशत उन सेना नायकों का क्या होगा, वेतन होगा। इन इलाकों पर इन्हें सूबेदार के पद पर नियुक्त किया जाता था। ये प्रदेश सेना नायकों के पद और हैसियत के अनुसार छोटे या बड़े हो सकते थे, जो उनकी आमदनी होती थी। इन इलाकों अथवा प्रदेशों को इक्ता कहते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्तेदार अथवा मुक्ति कहा जाता था। तो संक्षिप्त में हम इक्ता क्या कहेंगे? इक्ता मतलब वो भूमि का वो टुकड़ा जनसंख्या के साथ जिसे सुल्तान अपने सेना नायकों को एक वेतन के तौर पर दे देता था, और इसमें से जो भी राजस्व उत्पन्न होता था वो उनकी आमदनी ये होती थी। और इस प्रदेश के जो अधिकारी को हम इक्तेदार या मुक्ति कहते थे। The generals were given different sizes of areas according to their position. He was appointed to the rank of Subedar in this area. In those days, the use of the currencies were limited. That's why whenever the Sultan wants to give the salary to their minister, they used to offer them a land with their population. Whatsoever the revenue is generated over that land becomes the salary of the commanders or the minister. It depends upon the ability and the skill of the commanders or the minister. Higher the skill, higher is the post, the larger will be the area, and vice versa. And this the piece of land were called Ikta.
these iktas can be big or small depending upon the post of the ministers or the commander in chief. So these areas or territories were called ikta. The officer who handled them was called iktidar or mukti. इक्ता या इक्तदार या मुक्ति के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ इक्तास, इक्तदास एंड मुक्ति. देयर वर 5 ड्यूटीज एसोसिएटेड विद इक्तास एंड इक्तदार. यानी इक्तदार या अथवा मुक्ति के 5 कर्तव्य होते थे. पहला, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना. सुल्तान के प्रत्येक सैनिक अभियानों में मुक्ति को अपनी सेना के साथ इनकी मदद के लिए पहुंचना पड़ता था. राज्य में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखना. प्रत्येक इक्ता में जो इक्तदार होता है या मुक्ति होता है वो राजा की तरह ही शासन करता था. अपने उस इक्ता में आने वाले लोगों के बीच में न्याय संपादन करना ये मुक्ति का काम था. तीसरा, राजस्व एकत्रित करना. अलग अलग व्यवसाय से उत्पन्न होने वाला जो राजस्व है उस पर जो कर लगाया जाता था वो कर एकत्रित करना. सैनिकों को तनख्वाह देना, टू गिव द सैलरी. जो सैनिक रखे हैं उन सैनिकों को तनख्वाह देना. वेतन के रूप में तय धनराशि को अपने पास रखकर शेष सुल्तान के खजाने में जमा करना, ये भी मुक्ति का काम होता था. Responsibilities related to the muktis and the iqtidar. There were 5 duties which were associated with the muktis or the iqtidar. Number 1, leading military operation. At every military expedition of the sultan, the mukti or iqtidars were bonded to assist them with the army he maintained. Secondly, maintaining law and order in the state. The mukti has a responsibility to maintain the discipline, law and order in their territory. Number 3, revenue collection of the revenue generated in all type of the economy, from agriculture, from trade, from etc. So the revenue collection through the way of taxes is the responsibility of mukti. 4, to pay soldiers salary. 5th, keep the amount of money fixed as salary with him and keep it and remaining keep it in the treasury of the sultan. अभी इन पर मुक्ति और इक़्तिदार पर अंकुश भी लगाया जाता था. यानी इनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने का भी एक ज़रिया था इन सुल्तानों के पास. और ये इसलिए ताकि ये जो मुक्ति है या इक़्तिदार है वो सुल्तानों के प्रति विद्रोह ना कर दे, इसलिए उन्होंने एक प्रकार की यंत्रणा बना के रखी थी कि किस प्रकार से इनको नियंत्रित किया जा सके. तो इनके नियंत्रित करने के लिए 6 उपाय योजना अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में विकसित की गई. पहला, उन्होंने इक़्तिदार अथवा मुक्ति के पद को आनुवंशिक या ना करके उनका समय समय पर उनका चयन किया जाता था. अगर कोई अकुशल इक़्तिदार या मुक्ति अगर उन्हें लगता है तो उनसे वो प्रदेश छीन लिया जाता था और किसी योग्य व्यक्ति को दे दिया जाता था. तो ये इक़्तिदार का पद होता था या मुक्ति का जो पद होता था वो आनुवंशिक नहीं होता था, वो चयन पद्धति के अनुसार होता था और वो भी कम समय के लिए ही दिया जाता था. और इन मुक्ति का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था. ये इसलिए किया जाता था कि एक ही प्रदेश में रहकर वो अपनी शक्ति को ना बढ़ा ले, सैन्य शक्ति को ना बढ़ा ले और वो राज्य के प्रति विद्रोह ना करे, इसलिए इनका समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था. मुक्ति के द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व का राज्य लेखाधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया जाता था. यानी उनके प्रत्येक बही खाते कितना उन्होंने कर जमा किया, किस दर से उन्होंने कर जमा किया,
और राज्य को वो उस कर में से कितना सुल्तान के खजाने में भेज रहे हैं, कितना उन्होंने किन किन मदों पर उन्होंने व्यय किया, इन सभी का लेखा जोखा ये राज्य लेखाधिकारी समय समय पर उनका निरीक्षण करता था। कभी औचक भी निरीक्षण करता था। अचानक किसी भी मुक्ति या इक्ता में वो भेंट देकर उनके बही खातों को वो उनका निरीक्षण करते थे, ताकि उन पर अंकुश बना रहे कि वो राज्य के द्वारा, सुल्तानों के द्वारा तय धनराशि से ज़्यादा तो नहीं ले रहे। तो इस तरह आज भी हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे कार्यालयों में ऑडिट होता है। सरकार की तरफ से कितना पैसा आया, उसको कहाँ खर्च किया, कौन कौन उनके किस किस दर से उन्होंने खर्च किया, इन सभी का ऑडिट होता है। तो उस समय भी ये ऑडिटिंग पद्धति इन्होंने विकसित की। तो राज्य के द्वारा तय मात्रा में ही कर वसूल करना और निर्धारित संख्या की ही सेना रखने का इन्हें अधिकार था। आंतरिक क्षेत्रों के सामंतों और भू राजस्व अधिकारियों के कर लगाने के अधिकार भी छीन लिए गए। भूमि की दोबारा पैमाइश करके नए दर में कर निर्धारित किए गए। To put a check over Iqtidar and Mukti, this allowed during the reign of the Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq, 6 various policies were developed. Number 1, the post of the selection method. The post of the Muktis were based on the selection method and not upon the hereditary, and that too for a shorter period of time. All the Iktas and Muktis were regularly transferred from one place to the another, so that this Mukti can't develop its power and can't consolidate its military power to revolt against the Sultan. Third, inspection of revenue collected by Mukti by the state account officer. There used to be a regular audit of the accounts of these Muktis and Iqtidar. If any discrepancies is found in the account, that Mukti or Iqtidar is dealt very seriously and he would be punished. Sometimes death penalty is accorded to this Mukti. The right to collect taxes within the amount fixed by the state and to maintain an army of a fixed number is must. The Sultan used to supervise the strength of the army of the Mukti. He has to maintain a given number of soldiers and infantry only. If he keeps more than that, he would be replaced by another. The main idea is that this Mukti shouldn't develop his power, shouldn't consolidate his power to use it against the Sultan. That's why the Sultan used to fix the numbers of soldiers, to fix the number of the army a Mukti can maintain, and the cost and the entire expense of that army is partially shared by Sultan. Feuds of feudal lords, officials of the interior areas were snatched away. Taxation at a new rate by remeasuring the land. So these were another way to put a check upon the Muktis. सल्तनत कालीन कर व्यवस्था, टैक्सेशन ड्यूरिंग सल्तनत एरा। पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करते थे। सल्तनत काल में 3 प्रकार के कर प्रचलित थे। पहला, कृषि पर कर, जिसको खराज कहा जाता था। खराज मतलब एक किसान के कुल उत्पन्न का 50% हिस्सा उसको खराज कहते थे। दूसरा, मवेशियों पर कर। मवेशी मतलब अलग अलग प्राणी जो लोग रखते थे, दूध देने वाले प्राणी, घोड़े, बैल इत्यादि। तो मवेशी, बकरियां इत्यादि पर भी उनको टैक्स लगाया जाता था। घरों पर भी टैक्स लगाया जाता था, यानी मकान जो बनाए हैं लोगों ने, उन मकानों पर भी कर लगाए जाते थे। तो ये सारे के सारे जो कर है वो राज्य की आमदनी का हिस्सा बनते थे।
Taxation during Sultanate era. Some of the old chieftains and landlords served the Sultanate as a revenue collector and assessor. These used to collect the revenue from the different sources. There were three types of taxes. Number one, on the cultivation called kharaj, and amounting to about 50% of the peasant produce. So one type of tax which is laid on the agriculture, or which were laid on the peasant, and that tax was known as kharaj, and it was equivalent to the 50% of the total produce from the agriculture. Number two, on the cattles, and number three, on the house. So these were the three taxes which were levied by the sultans over the people. Number one, kharaj. Number two, on the cattles. Number three, on the houses. सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन, ये देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आपको दर्शाया गया है। तो सल्तनत काल में जो सुल्तान है वो सर्वोपरि होते हैं, और सुल्तान के नीचे कई अधिकारी होते हैं। यहाँ पे कुछ अधिकारियों के नाम दिए हैं। सबसे पहला अधिकारी है वज़ीर। इस वज़ीर का क्या काम है? ये एक प्रकार का वित्त मंत्री होता है और प्रधानमंत्री होता है वज़ीर के साथ साथ दीवाने रिसालत, ये विदेश मंत्री कहलाता है। दीवाने रिसालत मतलब विदेश मंत्री, जो पड़ोसी शासकों के साथ संबंध या युद्ध संबंध जो विकसित करता है, वो दीवाने रिसालत है। फिर एक मंत्री का नाम हम लेते हैं सदर उस सदर, ये धार्मिक मामलों से जुड़ा हुआ मंत्री है। फिर एक है दीवाने इंशा, ये एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी ये जो बातें यहाँ पर दीवाने रिसालत की अधिकार में नहीं आते, वो राज्य के अंदरूनी मामलों की देखरेख करने वाला एक मंत्री है, उसको हम दीवाने इंशा कहते हैं। फिर दीवाने अरीज़, ये रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है। और काजी, ये लॉ एंड ऑर्डर से, यानी न्याय से जुड़ा हुआ। और आपको बता दें, ये सुल्तान हैं वो सुन्नी मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं, और उसी आधार पर, शरिया कानून के आधार पर ही वो न्याय करते थे। Dear children, this is the flow diagram of the central cabinet administration of the Sultanate. In this flow chart, you have been shown that Sultan is at the apex of the administration, and under him there lies several cabinet minister. The first cabinet minister is Wazir. He is the finance minister and the prime minister. Along with him was Diwane Risalat. He was the foreign affair minister. You know the foreign affair minister, he maintains the bilateral relationship with the foreign kings and kingdoms. Then there comes Sadar us Sadar. That is he is the minister who deals with the culture and deals with the religious matter. Then Diwani Insha, he is the minister for external affairs. External affairs means the inter-regional matter, who deals with the issues related with the iqtas and the capital. Then came Diwani Ariz. He was the defense minister, and Qazi, he is the law minister. So in such a way there were the cabinet ministry at the center and cabinet ministry at the state. इब्न बतूता, सरदार और उनके किलेबंदी। अफ्रीका देश मोरक्को से 14वीं शताब्दी में भारत में आए यात्री इब्न बतूता ने बताया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे।
कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांस को काट डालते हैं। तो ये इब्न बतूता है जो भारत में सल्तनत काल के दौरान आया। वो अफ्रीका के मोरक्को से आया और उन्होंने उस वक्त जो सरदारों और उनकी किलेबंदी का यहाँ पर विवरण दिया है। Ibn Battuta, chieftains and their fortification. Ibn Battuta, a 14th century traveler from Morocco, Africa, explained that chieftains sometimes fortified themselves in a mountain, in a rocky and uneven, rugged places, as well as in bamboo groves. In India, bamboo is not hollow; it is big. Several parts are so intertwined that even fire cannot affect them, and they are on the whole very strong. The chieftains live in this forest, which served them as rampart, inside which are their cattle and their crops. There is also water for them within. That is rainwater which collects there. Hence, they cannot be subdued except by powerful armies who enter this forest, cut down and bamboo with a special prepared instrument. So there was a traveler called Ibn Battuta. He came from Morocco, Africa, and he had described the living of the chieftains and the muktis and the rulers during those time, and they lived in the marshy areas of the Ganga Brahmaputra plains. It is totally covered with the bamboo forest, and it is very hard to enter in this area. And this bamboo is of bamboos found in India were very strong. It is not hollow, so with a very sharp weapon only it can be cut. And there was a scope of water, food and fodder inside this dense forest of bamboo. So this was the explanation given by Ibn Battuta, a traveler from Morocco. चंगेज़ खान और सल्तनत। गेंगिस खान एंड सल्तनत। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए। इसमें से अधिकांश मोर्चों का नेतृत्व चंगेज़ खान ने किया। 1219 ईस्वी में चंगेज़ खान ने पहले उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सेनिया, इसको आज का आधुनिक उज़्बेकिस्तान कहते हैं और जो कि पहले ये रूस का भाग था, पर आक्रमण किया और बाद में दिल्ली पर। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन हमलों को रोकने के लिए विशाल सेना खड़ी की और इनकी चुनौती को अलग अलग ढंग से संभाला। तो आपने देखा कि 1219 में चंगेज़ खां के भारत पर आक्रमण शुरू हो गए, यानी मंगोलिया की तरफ से भारत पर निरंतर आक्रमण हो गए और दिल्ली पर उन्होंने कई बार आक्रमण किए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो शासक थे वो इतना कुशल नहीं थे कि उनके हमलों को रोक पाए। ये 1299 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक इनके हमले भारत में ज़्यादा रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में उन्होंने एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाई इन हमलों को रोकने के लिए। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे।
During the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq, the Mongols attacked on Delhi increased. Most of these fronts were led by Genghis Khan. In 1219, Genghis Khan took the initiative to invade Transoxania, that is the modern Uzbekistan. This Uzbekistan was once a part of the USSR, that is the Union of Soviet Socialist Republic, USSR. Now it is USSR was bifurcated in 1991 into 35 separate republics, and there is a separate republic called Uzbekistan. And this Uzbekistan lied in northeastern Iran and later Delhi. So during 1290, Genghis Khan invaded over Transoxania, modern Uzbekistan, in the northeastern Iran, and he also attacked over Delhi. Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq raised a large army to prevent these attacks and handle the challenges differently. So during 1219 to 1320, this Genghis Khan regularly invade the northern extreme of the India. Especially he invaded the adjoining areas of Delhi, and created a lots of havoc. The earlier sultanates were not so much strong to counter attack, to prevent the attack of the Genghis Khan. But during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq, they developed a strong army to retaliate against Genghis Khan. अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, देखिए उन्होंने किस तरह से इनके आक्रमणों को अलग अलग तरीके से नियंत्रित किया। सबसे पहले हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर दिल्ली पर 2 बार आक्रमण हुए, 1299 से लेकर 1300 में और 1302 से 1303 में। इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना खड़ी की। वहीं मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर जब हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई, तो मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति पर और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास हो गया कि उसने आगे बढ़कर ट्रांसऑक्सेनिया पर आक्रमण करने की योजना बना ली। आगे हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से आत्मघाती साबित हुई। एक स्थायी सेना भी उन्होंने तैयार कर ली, उसका आक्रामक ये कदम था। फिर दूसरा पढ़ते, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। यानी सीरी, दिल्ली के पास ही उन्होंने एक कायम स्वरूपी सैनिक छावनी बनाई और उसका नाम है सीरी, गैरिसन शहर। तो वहीं मोहम्मद तुगलक ने एक नया गैरिसन शहर बनाने के बजाय दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कुन्हा को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना ली। यानी नई सैनिक छावनी बनाने की जगह उन्होंने दिल्ली एक कुन्हा ये लोगों से खाली करवा ली, वहां के लोगों को निर्वासित कर दिया और पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया। तीसरा, सैनिकों के पेट भरने की समस्या को अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस तरह से उन्होंने हल किया। उन्होंने गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया, यानी जिसको हमने खराज अभी कहा। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि पर जो कर बढ़ा दिया वो 50% के आसपास कर दिया। तो इस प्रकार से जो कर इकट्ठा हुआ वो जो है धन इन सैनिकों के भोजन की व्यवस्था करने में खर्च किया। वहीं मोहम्मद तुगलक ने सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरत पूरी करने के लिए
सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। मोहम्मद तुगलक ने भी अतिरिक्त कर लगाए, और ये कर उस समय लगाए जब दिल्ली में के आसपास के इलाकों में भयंकर अकाल फैला हुआ था, और ये एक प्रकार का एक उनका गलत कदम था। Alauddin Khalji. See, Delhi was attacked twice in 1299 to 1300 and 1302 to 1303. As a defensive measure, Alauddin Khalji raised a large standing army. So they developed a large standing army to retaliate against the invasion of Genghis Khan. Whereas Muhammad Tughlaq developed a plan of attacking on the Transoxania. He adopted an offensive mode to counter attack the Genghis Khan. The Mongol army was defeated. Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Transoxania. He therefore raised a large standing army. So attacking over the Transoxania was a suicidal attempt of the Muhammad Tughlaq. Now Alauddin Khalji. Alauddin Khalji developed a new garrison town named Siri for his soldier, so that they could be trained and they could be mobilized whenever required. But Muhammad Tughlaq, rather than constructing a new garrison town, the oldest of the four cities, Delhi, that is Delhi-e-Kuna, was emptied of its citizen, and the soldiers garrisoned there. The resident of the old city was sent to the new capital of Daulatabad in the south. The soldiers had to be fed. Alauddin Khalji's the soldiers had to be fed, and this was done through the produce collected as tax from the lands between Ganges and Yamuna, and that tax was fixed at 50% of the peasant's yield. Alauddin Khalji adopted a policy of levying a tax equivalent to 50% on the agriculture to feed the huge army he has maintained in the Siri garrison town. Whereas Muhammad Tughlaq adopted the policy of levying taxes upon the citizens, all, not only on agriculture but all type of the trades. So produce from the same area was collected as a tax to feed the army, but to meet expense of maintaining such a large soldier, the Sultan levied additional taxes. This coincided with the famine in the area. सैनिकों को अलाउद्दीन खलजी ने सैनिकों को वेतन देने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, और ये आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा भी मिलती थी। वहीं पर मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, यानी इक्ता देने की जगह अब सैनिकों को नगद वेतन दिया जाने लगा। लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं शताब्दी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे, और इससे जो है मोहम्मद तुगलक का जो राजस्व है, उस राजस्व में भारी गिरावट आई,
और इस तरह से उनको दोबारा से ये आदेश देना पड़ा। उन्होंने सैनिकों को लोगों के घरों घरों में भेजा और वहाँ से उन्होंने सोने चांदी के सिक्के जब्त किए। इस तरह से लोगों के मन में मोहम्मद तुगलक के खिलाफ एक प्रकार का असंतोष आ गया। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए शासन की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो उपाय योजना चलाई, यानी सैनिकों को सस्ते दाम पर सामान मिले, इस पर निगरानी करने के लिए उन्होंने एक अधिकारी की भी नियुक्ति की जो बाज़ार में जाके सर्वेक्षण करते थे और जो भी व्यापारी मुनाफाखोरी करता था उसे कड़ी सज़ा देते थे। तो ये जो उनके प्रशासनिक कदम थे वो काफ़ी सराहनीय थे और उससे जो है सल्तनत को काफ़ी मजबूती मिली और लोग उनके इन उपायों का काफ़ी तारीफ़ करते थे। वही मोहम्मद तुगलक के जो उपाय थे, यानी टोकन मुद्रा जारी करना और इसके लोगों ने जाली जो मुद्रा तैयार करनी शुरू की। अर्थव्यवस्था में सोने और चांदी की भारी किल्लत होने लगी। व्यापारियों ने व्यापार छोड़ दिया। इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होने लगा, सरकारी खजाना खाली होने लगा। उन्होंने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्वासित करना शुरू किया। तो इसके कारण भी जो है लोग उनसे परेशान हो गए। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे काफ़ी परेशानी हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज़ थे। यानी उन्होंने जो सैनिकों के लिए गैरिसन शहर बनाने के लिए जो दिल्ली के लोगों को उन्होंने दौलताबाद जाने के लिए कहा, वो भी पूरे जनसंख्या को लेकर, तो उनसे काफ़ी परेशानी हो गई। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दो आब में अकाल और करों के बोझ के कारण जनता में बगावत हो गई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी's effort. Alauddin's administrative measures were quite successful, and chronicles praised his reign for its cheap prices and efficient supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of the Mongols. Since the officials of the Alauddin Khilji kept a strong vigilant over the market prices so that cheap commodities should be available to their soldiers, and if any trader indulged in the profit making business, he was severely dealt with, and as such there is a prosperity in the market during the Alauddin Khilji, whereas Muhammad Tughlaq's administrative measures were failure. His campaign into Kashmir was disaster. He then gave up his plans to invade Transoxania and disband his large army. Meanwhile, his administrative measures created complications. The shifting of people to Daulatabad was resented. The raising of taxes and famines in Ganga Yamuna belt led to widespread rebellion, and finally token currency had to recall. The soldiers had to be paid during the Alauddin Khilji. The soldiers had to be paid, and Alauddin Khilji chose to pay his soldiers salaries in cash rather than iqtas. The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi, and it was thus feared that merchants would raise their prices to stop this. Alauddin Khilji controlled the prices of goods in Delhi. The prices were carefully surveyed by the officers, and merchants who did not sell at prescribed rates were
punished. So just now I have explained you that there was a vigilant officer appointed during the reign of the Alauddin Khalji who supervises the prevailing price in the market. If any traders do not follow the rate fixed by the Alauddin Khalji and sells his product at a higher prices, that particular trader was dealt very severely. He was punished and even given the death sentence. But during the Muhammad Tughlaq period, the condition was different. Muhammad Tughlaq also paid his soldiers cash salaries, but instead of controlling prices, he used a token currency, somewhat like the present day paper currency, but made out of cheap metals, not gold. It was usually the coins were the copper or brass, and that's why the people used to hide their gold and silver coins, and they used to make all the payments in the brass currency and in the copper currency. People in the 14th century did not trust these coins. They were very smart. They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the state with this token currency. This cheap currency could also be forfeited. Yani, a duplicate currency can be easily made at the home. So the treasury of the Muhammad Tughlaq was badly hampered, and as a result, all the economic activity collapsed during the Muhammad Tughlaq period, and a strong revolt rose against Muhammad Tughlaq on account of his wrong policy. आइए हम देखें अभी तक हमने क्या सीखा. इब्न बतूता किस देश से भारत आया? From where did Ibn Battuta came India? Answer: Africa, Morocco. Genghis Khan कौन था? Who was Genghis Khan? He was Mongolian invader. वो मंगोल आक्रमणकारी था. किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया? Which sultan has shifted its capital from Delhi to Daulatabad? Answer: Muhammad Tughlaq. बंदगाह क्या है? व्हाट इज बंदगा? सल्तनत के अधीन वे गुलाम जिन्हें शासक कभी कभी सेना में स्थान देते थे उन्हें बंदगा कहते थे. बंदगा वॉज अ स्लेव विच वॉज एडॉप्टेड बाय द सल्तनत एरा sultans, and they used to give them higher post in the army or military. So this way we have completed our lesson. तो इस तरह से हमने ये तीसरा भाग पूरा किया. ये लेसन पूरा किया. इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लिख के लाएंगे होमवर्क नोटबुक में. धन्यवाद. See, since we have completed this lesson, so you attempt all the questions, answers of the exercise, and do it in your homework notebook. Thank you.